पंजाब में मंकी पॉक्स का पहला कंफर्म केस रिपोर्ट हो गया है। मंकी पॉक्स डिजीज वार्निंग सेंटर को डेटा मौसूल हो गया है, जिसने अपने डैशबोर्ड पर मरीज की तफसीलात जारी कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक 41 साला मरीज का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। मरीज 17 अप्रैल को सऊदी अरब से आया। 20 अप्रैल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया कि अब तक 2 दर्जन से जायद मंकी पॉक्स के मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मंकी पॉक्स सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों में रिपोर्ट हो रहा है। डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स मंकी पॉक्स से आगाह नहीं, इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। रेस्क्यू एहलकारों की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। मंकी पॉक्स के मरीजों को रेस्क्यू की मदद से अस्पताल पहुँचाया जाएगा। मुस्लिम मुखालिफ और मुतनाज़े बयानात से मकबूलियत पाने वाले मुसन्निफ तारिक फ़तेह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। तारिक फ़तेह कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे, जो गुज़िश्ता हफ्ते 73 साल की उम्र में कनाडा में इंतकाल कर गए थे। मुसन्निफ तारिक फ़तेह के इंतकाल की खबर इनकी बेटी नताशा फ़तेह ने सोशल मीडिया पर दी थी। बाद अज़ां नताशा फ़तेह ने ट्विटर पर जारी बयान में बताया कि इनके वालिद को इन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक सुपुर्द आतिश कर दिया गया है। इनकी आखिरी रसूमात इनके करीबी ख़ानदान और दोस्तों की मौजूदगी में अदा की गईं। नताशा ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम वालिद की याद में एक जश्न मनाएंगे। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक फ़तेह की लाश को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश की गई थी, ताहम इनके इस्लाम मुखालिफ बयानात के बायस मुकामी लोगों की जानिब से इन्हें दफनाने की इजाज़त नहीं दी गई। तारिक फ़तेह मुसलमानों, शरीयत और इस्लामी निज़ाम हुकूमत के खिलाफ अपने मुतनाज़े बयानात की वजह से अक्सर भारतीय टीवी चैनल्स पर देखे जाते थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक के खिलाफ 3 मुख्तलिफ आइनी दरख्वास्तों की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल को मौजूदा कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। दरख्वास्त गुजारों के वकला आज अदालती इस्लाहात कानून पर दलाइल देंगे। 14 अप्रैल को अदालत ने 9 सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए करार दिया था कि कानून पर किसी भी अंदाज में ताहुक्म सानी अमल दरामद नहीं होगा। 8 सफ़ात की पेशगी हुक्म इम्तना में कहा गया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में बिल को जिस लम्हे सदर की मंजूरी मिल जाती है या जैसा कि मामला हो, ये समझा जाता है कि इस तरह की मंजूरी दे दी गई है। इसी लम्हे से और अगले अहकामात तक जो एक्ट वजूद में आएगा वो नहीं होगा और ना ही किसी तरीके से इस पर अमल किया जाएगा। 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इसके सदर के जरिए, पाकिस्तान बार कौंसिल को इसके वाइस चेयरमैन के जरिए नोटिस जारी किया, जबकि 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर ये सियासी जमातें चाहें तो अपने वकील के जरिए हाजिर हो सकती हैं। इन 9 सियासी जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, बलोचिस्तान अवामी पार्टी BAP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ शामिल हैं। IPL मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के अफगान खिलाड़ी नवीन उल हक ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली से झगड़े के बाद इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है। नवीन उल हक ने बगैर किसी का नाम लिए ज़ूम आईने स्टोरी शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश और मौजूए बहस बनी हुई है। अफगान क्रिकेटर ने लिखा, आपको वही मिलता है जिसके आप मुस्तहिक हैं और ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है। वाज़ेह रहे कि लखनऊ के बैटर नवीन उल हक और बेंगलोर के फील्डर विराट कोहली के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हुई थी, ताहम एम्पायर और साथी बैटर बीच में आ गए। ये लफ्जी जंग यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जैसे ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने लखनऊ को शिकस्त दी तो मैच के आखिर में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के आपस में हाथ मिलाने के दौरान नवीन उल हक और विराट कोहली के दरमियान एक बार फिर तल्ख कलामी देखने को मिली। यहाँ भी बात खत्म नहीं हुई। नवीन उल हक के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर और साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर भी विराट कोहली से उलझ बैठे। मैच खत्म होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटर कायल मेयर्स कोहली से गुफ्तगू कर रहे थे कि गंभीर ने अचानक इन्हें पीछे खींचा और कोहली से बात करने से रोक दिया। ऐसे में बज़ाहिर कोहली की जानिब से जुमले कसे गए तो गौतम गंभीर भी गुस्से में आ गए और विराट कोहली से तल्ख कलामी करने लगे, ताहम दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बीच बचाव करवाया।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने दें, शराइत सामने रखकर मुज़ाकरात नहीं किए जाते। राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नवाज शरीफ ने बातचीत की इजाज़त दी। मुज़ाकरात में नून लीग की तजावीज़ थी कि IMF मुआहदा फ़ाइनल होना चाहिए और बजट निगरान हुकूमत के बजाय मौजूदा हुकूमत को पेश करने दिया जाए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर ये दोनों बातें मानी जाती हैं तो फिर हफ्ता भर पहले असम्बलियों को तोड़ने की क्या ज़रूरत है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ने का आखिरी मौका ज़ाया किया तो मुल्क का नुकसान होगा। हुकूमती पार्टियां भी खसारा उठाएंगी। इमरान खान ने मौका दिया है कि एक ही दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा लें। असद उमर ने हुकूमत को मशवरा दिया कि इजलास में आकर शाह महमूद कुरैशी को पर्चा थमाएं जिसमें लिखा हो कि हुकूमत मान गई है। ये पर्चा चलकर अदालत में जमा कराएं और मुल्क में इलेक्शन कराएं। ख्याल रहे कि हुकूमत और PTI में इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आज रात 9 बजे होगा। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो ने सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। ट्विटर पर जारी बयान में फातिमा भुट्टो ने कहा कि मैंने फरवरी में सजावल के घोस्ट स्कूल की पोस्ट की थी। ये घोस्ट स्कूल सिंध हुकूमत की बदउनवानी की बदौलत खाली था। उन्होंने लिखा कि स्कूल में झाड़ियाँ उग रही थीं और अब भी यही हाल है। एक एहलकार मेरी पोस्ट के बाद मिलने आया था लेकिन स्कूल का वही हाल है। मेरे लिखने के बाद कुछ भी नहीं किया गया। फातिमा ने सवाल किया, कौन से असातिज़ा यहाँ काम करने के तौर पर रजिस्टर्ड हैं? वो असातिज़ा सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं। हमें इनके नाम मालूम होने चाहिए। बदउनवानी जारी है। 10 साल पहले तामीर हुआ सजावल ताल्लुका अस्पताल भी छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बुनियादी तिब्बी इमदाद के लिए लाड़काना जाना पड़ता है। इस सफ़र के दौरान अक्सर ख़वातीन की मौत भी वाक़ई हो जाती है। ये अमलन बदउनवानी है, ना स्कूल ना अस्पताल। फातिमा भुट्टो ने कहा कि आप जानते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। पूरा मुल्क जानता है, नस्लें इसकी कीमत अदा करेंगी। पाकिस्तान में हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ की दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया हो जाती है। दस्तावेज़ में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में सालाना मुल्की पैदावार की तकरीबन 26% खुराक ज़ाया होती है। मुल्क में खुराक का सालाना ज़िया 19.6 मिलियन टन है। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के मुताबिक हर साल कई इक़दामात के बायस करोड़ों टन ग़िज़ा ज़ाया होती है। शक्ल, साइज़ और रंग के मयार पर पूरा ना उतरने वाली ताज़ा खुराक भी ज़ाया कर दी जाती है। फैक्ट्रियों में छांटी के अमल के दौरान खुराक अक्सर सप्लाई के सिलसिले से निकाल दी जाती है। ग़िज़ाई अशिया तारीख़ इस्तेमाल करीब या गुजर जाने पर दुकानदार या सार्फिन भी ज़ाया कर देते हैं। दस्तावेज़ में इंकशाफ किया गया है कि मुल्क में ग़िज़ाई अशिया की ज़्यादा मिक़दार बावर्ची खानों और खाने पीने के मराकज़ पर ज़ाया होती हैं। बावर्ची खानों में अक्सर ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल नहीं होती या छोड़ दी जाती हैं। घरों और खाने पीने के मराकज़ में ग़िज़ाई अशिया ज़रूरत से ज़ायद पकाई जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि अजनास और फलों को महफूज करने की सहूलियात की कमी भी ज़िया का बड़ा सबब है। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ का कहना है कि खुराक का ज़िया इनफ़रादी अमल है। आगाही मुहिम प्लान कर रहे हैं। PTI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुज़ाकरात सबूताज़ करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन पर हमला हो रहा है और एक टोला आइन पर चलने से इनकार कर रहा है। अगर आइन नहीं है तो फेडरेशन बिखर जाएगी। उन्होंने कहा कि लचक तो हम दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को सबूताज़ करने की कोशिश की, जबकि बिलावल की तकरीर बचकाना तकरीर थी। वो जजेस को धमकियां दे रहे थे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ताकि इंतखाबात ना हो, लेकिन नाउमीदी के बावजूद नेक नियति से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ आज हुकूमत में बैठे हैं तो इसी अदलिया के फैसले पर नहीं आए। इनका एजेंडा ज़ाती है और हमारा कौमी है। उन्होंने 1 साल में बजट और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सियासी बजट देंगे जिसमें आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सरंगें होंगी। IMF आज भी इन पर एतमाद नहीं कर रहा।
मुसलमान ईद उल फितर के बाद बड़ी ईद ईद उल अज़हा के मुंतज़िर रहते हैं और इस ईद पर दुनिया भर के मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। मिस्र के फल्कियाती कैलेंडर पर ईद उल अज़हा और हज के चांद की मुतवक्का तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान के मुताबिक इस साल यौम अरफात 27 जून 2023 बरोज़ मंगल को और ईद उल अज़हा 28 जून 2023 बरोज़ बुध को होगी। अरफा के रोज़ मुसलमान हज की अदायगी के लिए अरफा के मैदान में जमा होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल हज का आगाज़ 26 जून को मुतवक्के है। फल्कियाती कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अज़हा के चांद की पैदाइश शव्वाल की 29 तारीख 1444 बरोज़ बुध 28 जून को मिस्र और काहिरा के वक्त के मुताबिक 6:38 पर होगी। जहां तक अरब और इस्लामी दारुल हुकूमतों और शहरों का ताल्लुक है, नया चांद इस दिन ग़ुरूब आफ्ताब के बाद 7 से 44 मिनट के दरमियान रहेगा। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि हज और ईद उल अज़हा की तारीखों में सऊदी की चांद देखने वाली कमेटी के बाज़ाब्ता ऐलान तक तब्दीली की जा सकती है। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात हर गुज़रते दिन के साथ महदूद होते जा रहे हैं। इसके बावजूद 30 जून 2023 तक प्रोग्राम की मुकर्ररा डेडलाइन गुजरने से कबल ही इसके अहया के इम्कान का जायज़ा लिया जा रहा है। 6.5 अरब डॉलर्स की तौसीशुदा फ़ंड सहूलत IFF के तहत 11वां जायज़ा कल बुध को लागू होने जा रहा है, जबकि इल्तिवाशुदा 9वां जायज़ा अभी तक नामुकम्मल है। 10वां जायज़ा गुज़िश्ता 3 फरवरी को ही वाजिब हो गया था, जो पूरा ही ना हुआ, जिसके लिए IMF और पाकिस्तान एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आला हुकूमती ज़राए ने बताया है कि यह मामला गुज़िश्ता 80 दिनों से ज़ेरे इल्तिवा है। IMF का मौक़िफ़ है कि इसे बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात की तस्दीक का इंतज़ार है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से 3 अरब डॉलर्स बैरूनी सरमायाकारी की ज़मानत दे दी है, ताहम IMF वर्ल्ड बैंक की जानिब से 2 अरब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की जानिब से 90 करोड़ डॉलर्स फराहमी की तौसीक चाहता है। इससे कबल बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा स्टाफ लेवल पर समझौते से गुरेज़ा है। 2 से 3 अरब डॉलर की इजाफी बैरूनी फाइनेंसिंग के बगैर IMF स्टाफ लेवल मुआहदे पर तैयार नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि आलमी इदारा पाकिस्तान के साथ सियासत कर रहा है। स्टाफ लेवल मुआहदा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये सियासी खेल के सिवा कुछ नहीं। राब्ता करने पर वजारत ख़जाना के साबिक मुशीर डॉक्टर खाकान नजीब ने कहा कि 9वां जायज़ा नामुकम्मल है, जबकि ज़र मुबादला ज़ख़ायर घटकर महज 4.4 अरब डॉलर्स रह गए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान अपने हैंडलर्स की मौजूदगी में इलेक्शन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान अपने हैंडलर्स के लिए केस बनाने की खातिर मज़ाकरात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपने हैंडलर्स की मौजूदगी में इलेक्शन करा लें, मगर हम इसकी ख्वाहिश का ईंधन बनने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान के आधे हैंडलर रिटायर हो गए और बाकी भी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। इमरान खान की कोशिश ये है कि वो सज़ाओं से बच सकें और कारकुनों के ज़ोर पर अदालत को मरऊब कर सकें। अदालती निज़ाम इनके सामने पसपाई भी इख्तियार कर रहा है। हमें ज़मानत नहीं मिलती थी और इमरान खान को एक दिन में 8 ज़मानतें मिल जाती हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि 3 रुकनी बेंच का फैसला इमरान खान का फैसला है, यह अक़लियती फैसला है और इसे तो सुप्रीम कोर्ट के अपने जजों ने भी तस्लीम नहीं किया।